नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज़ शुरू किया जा रहा है। ये जो सीरीज़ क्या होगा तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का सीरीज होगा। इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। जो प्राचीन भारत है उसमें टोटल अभी तक 187 प्रश्न पूछा गया है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें आपका 100 प्रश्न है। जो आपके पार्ट 2 आएगा उसमें बचा हुआ आपके 87 प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आप लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। साथ ही नवीनतम खोजे के अनुसार जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो संत कबीर नगर जिले के लहौरा देव से मिला है। ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसमें से किसे जो है कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। तो समानता जो है लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इस काल में क्या है कि लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो देख लीजिए। ए दिया गया है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन। और इसमें नगर नियोजन नहीं है तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये सब भी आपकी विशेषता था, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि वहाँ पर आपके पक्की ईंट से निर्मित इमारतें थे, सुनियोजित वास्तुकला था, उन्नत व्यापार वाणिज्य था, है ना। ये सब याद रखिएगा। साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार व अन्नागार प्राप्त हुआ था। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बोला जाता है मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को। और लोथल वर्तमान में किस देश में है, तो भारत में है। भारत के गुजरात राज्य में है। और आपको ध्यान रखना है कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खुदाई एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। अगर पूछेगा कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं पर बंदरगाह नहीं लिखेगा, लिख देगा गोदीबाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, गोदीबाड़ा बोलेगा या बंदरगाह बोले तो आपको आंसर क्या लगाना है, लोथल लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो देख लीजिए, इसमें आपको याद रखना है कि लोथल जो है गुजरात में है। लोथल आपके गुजरात में है। जो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। यह सिंपल
नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था? अच्छा पॉइंट है कि कौन सा जो जानवर है सिंधु घाटी के लोग जो है उसे नहीं जानते थे। तो देख लीजिए, हाथी को जानते थे, हाथी को जानते थे, बैल को जानते थे, जबकि घोड़ा, इसका साक्ष्य जो है ना एक ही जगह से मिला है, केवल सुतकोड़दा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी इसे सी माना है। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नीचे आइए, जो आपके सिंधु घाटी के लोग हैं बैल से परिचित थे, भेड़, भैंसा, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, इन सभी से आपके प्रचलित थे। ध्यान से इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आर.एस. शर्मा तथा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है कि सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष घोड़े के हैं या नहीं, इसका निश्चित प्रमाण देना संभव नहीं है। इसलिए माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जो सुरकोटदा में आपके हड्डी मिला है उसे देख के अनुमान सही नहीं लगाया गया, इसीलिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है गांधार शैली और मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो किसके समय में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में, कुषाणों के समय में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? वीवीआई पॉइंट है, किस अभिलेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो कलिंग विजय है इसका उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख में है, 13वें बृहद शिलालेख में है। तो इसमें कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो कलिंग का युद्ध है कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से एक बार इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आपसे सिंपल पूछ सकता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है ये कहाँ पर मिला है? तो उदयगिरी की पहाड़ी पर मिला है, उदयगिरी की पहाड़ी पर मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा मतलब मट्टी होता है, तो मट्टी का हल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है बनावली से। कहाँ से? बनावली से। आप पूछेगा कि बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, हरियाणा में आपके बनावली है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो आप सभी को पता है कालीबंगा से, और जो कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में है। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन आपके संबंधित नहीं थे? तो देख लीजिए, आर.डी. बनर्जी संबंधित है, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स संबंधित थे, जबकि बी.ए. स्मिथ आपके संबंधित नहीं थे।
बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। नवपाषाणकालीन स्थल, उसके बाद है कि इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान, जो स्थल है वो आपके किस राज्य में है। तो पहला आपके है उतनूर। पहला कौन है? उतनूर। जो उतनूर है वो आपके तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार में है। उसके बाद है गुफकराल, ये कहाँ पर है? तो गुफकराल आपके कश्मीर में है। पायमपल्ली ये आपके तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैच किया गया है। अगला पॉइंट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी, जो मल है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो मल की राजधानी है कुशीनारा। कहाँ पर है? कुशीनारा। जो अंग है इसकी राजधानी चंपा है। गांधार तहसीला, वश की आपके कौशाम्बी है। वश की आपके कौशाम्बी है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके दिया गया है मल का कुशीनारा, अंग की चंपा, गंधार तहसीला, वश कौशाम्बी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया है। जो परुस्नी है इसे वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। वर्तमान में इसे रावी नदी बोला जाता है। अगला है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो कौन करता था? राजगृह करता था। ठीक है, राजगृह। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका देखिए कोई तिथि नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है मगध बोला जाता था। तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। उसके बाद है अनर्त, महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। ठीक है, अगला है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया था। रुद्र दामन के द्वारा करवाया गया था, और इसकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला पॉइंट है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो आपको ध्यान रखना है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः आपके सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ पर पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल आपके 10 मंडल हैं। जो 9वां मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजबंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी आप देखे हैं
तो आपको याद रखना है सोम और इस पेय का नामकृत देवता को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र आपके जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में आपके वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक के द्वारा किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वर्तमान में वैशाली जिला में स्थित है, वैशाली जिला में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जन्म कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है जातरक क्षत्रिय कुल से इनका संबंध था, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर याद रखिएगा कि कुछ आपके जो प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक है उनमें जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बताया गया है। अभी देखिए हाल ही में हम पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी 12th का, तो उसमें 540 ही दिया गया, 540 ही दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अगला है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ, तो पावापुरी में हुआ। पावापुरी कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। और आपको याद रखना है जो महावीर स्वामी हैं इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर होता है, ठीक है। जो आपके पावापुरी और राजगृह के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का अंतर है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो आपको याद रखना है जो आपके भगवान महावीर प्रथम है, इनके जो पहले शिष्य थे इनके दामाद जमाली थे, इनके दामाद जमाली थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। इसमें याद रखना है कि जो हीनयान है ये आपके बुद्ध भगवान के प्रतीक का पूजा करते हैं, जबकि महायान बुद्ध भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हैं। ये पूछा गया था बीपीएससी असिस्टेंट में। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है बौद्ध धर्म में उपदेश। अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप सभी को पता चल गया होगा, सारनाथ। सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है ये आपके कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, इन्हें मृत्यु कहाँ पर होता है, तो कुशीनगर में होता है। पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं। और आपको याद रखना उसके बाद कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली, कौशल राज्य में अपना उपदेश देते हैं। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक आपके जो उपदेश है ये सर्वाधिक समय कहाँ बिताते हैं, तो कौशल राज्य में आपके बिताते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रसेनजीत है ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपके गौतम बुद्ध है इनकी मृत्यु जो है सूअर के मांस खाने के कारण क्या होता है कि रक्त अतिसार हो जाता है, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसे क्या बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अगला है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक
किसकी धार्मिक, ध्यान रखिएगा, धार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तक बोल रहा तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। ठीक है। जो आपके त्रिपिटक बुक कौन कौन है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। आपसे अगर इसके बारे में पूछना होगा कि विनय पिटक में क्या लिखा गया है, तो संघ संबंधी नियम लिखा गया है, जबकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन किया गया है, और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसमें से कौन सी जो बात है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है, जबकि आत्मदमन ये आपके समान नहीं है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है मध्यम मार्ग अपनाता है, जबकि जैन धर्म जो है आत्मदमन, कठोर आत्मदमन पर विश्वास करता है। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है? तो देखिए कहीं पर आपके 5वीं पीढ़ी लिखेगा और कहीं पर आपके 6वीं पीढ़ी लिखता है, तो जो आपके आंसर दे दे, ठीक है, उस समय जो ऑप्शन देगा उसके साथ में आप लोग जाइएगा। यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों के द्वारा किया गया है। आजीविकों के द्वारा किया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, जो पाटलिपुत्र है इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है। ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था और राजधानी ट्रांसफर उदयन के द्वारा किया गया था। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो आपको जानकारी लग गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र को कौन बसाया था? ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो देखिए यहाँ पर संस्थापक कौन था? वो आपके संस्थापक था अजातशत्रु, लेकिन बसाया कौन था? इसे उदयन आपके बसाया था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ताम्रपाषाण युगीन स्थल और कौन सा नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर देख लीजिए। आप क्या है अहाड़, जो अहाड़ है वो याद रखिएगा बनास नदी किनारे स्थित है राजस्थान में। कायथा, जो कायथा आपका है वो आपके काली सिंध नदी किनारे स्थित है। स्वालदा ताप्ती नदी किनारे स्थित है। मालवा नर्मदा नदी किनारे स्थित है। मालवा जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए
कि आहाड़ जो है बनास नदी, कैथा काली सिंध नदी, स्वाल्दा ताप्ती नदी, मालवा नर्मदा नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर पढ़ लीजिए। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली में जो गणतंत्र है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सरप्रमुख थे। लिच्छवी जो है बज्जी संघ में सरप्रमुख थे, इंपॉर्टेंट थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। जो मगध है इसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर था? तो प्रारंभिक आपकी राजगिरी गिरिब्रज में था। राजगिरी गिरिब्रज में था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसके चिकित्सक थे जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक वंश है। कौन सा वंश? हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। अगर पूछा जाएगा कि पितृहंता किसे बोला जाता है तो अजातशत्रु को बोला जाता है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। कब पढ़ा गया? तो 1837 में। एक पॉइंट यहाँ पर और देखिएगा कि वर्ष 1915 में मस्की कहाँ है? कर्नाटक में। तो मस्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक जो है नाम किस अभिलेख से मिलता है या किस लेख से मिलता है? तो मस्की अभिलेख से मिलता है जो कर्नाटक में है। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो किसकी आपकी कहानी है? तो कार्तिकेय की है। किसकी है? कार्तिकेय की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है ना, इंडिका है। पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, आर्ने सिक्रेटस, अरस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो बृहद संहिता है इसके लेखक कौन है? तो बराह मिहिर हैं। मुस्का मसा इसके लेखक हैं अतुला। राजतरंगिणी सबको पता है, कलहन। उसके बाद है कि विक्रमांक देवचरित्र इसके लेखक कौन है? बिल्हन है। इसे कौन है? बिल्हन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? अभी आप देख चुके हैं, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किस अभिलेख में
रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो कौन सा अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज में बनाया है? तो ये बनाया गया है पल्लव के द्वारा और बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। बनाया गया है पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु राज्य में। इसे पढ़ लीजिए कि कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिएगा। लेखक है और आपके पुस्तक है। जो कौटिल्य हैं इनका बुक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। और आपको याद रखना है जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीतिक से है। पाणिनि इसका बुक का नाम है अष्टाध्यायी। उसके बाद है कि कामंदक इसके लेखक हैं। नीतिसार बुक लिखा गया है। कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया है। कालिदास के द्वारा कुमार संभव लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पाणिनि, अष्टाध्यायी, कामंदक, नीतिसार, कालिदास, कुमार संभव लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसमें से किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का था। किसका था? खारवेल का था। आपसे पूछा जाएगा कि जो खारवेल है इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध चेदी वंश से है और बीपीएससी इसके बारे में एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे याद रखिएगा। एक बार पढ़ लीजिए कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि जो हाथी गुफा में जो अभिलेख मिला है ना वो किस भाषा में है? तो आपको याद रखना है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो देख लीजिए महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। ठीक है, तो ध्यान से आपको याद रखना है। और पूछेगा कि जबकि कलिंग राज है चेदी वंश, कलिंग में चेदी वंश, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अगला पॉइंट है, अच्छा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। और पूछेगा कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसका लेखक कौन है? तो बताइएगा हरिसेन। कौन है? हरिसेन इसका लेखक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो किसके द्वारा पराजित किया गया है? तो स्कंद गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा पराजित किया गया है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि बोला जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुन गयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 के बीच में। कब किया था? एग्जैक्ट 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपको याद रखना है ह से हर्षवर्धन और ह से
ह्वेनसांग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय ही सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की थी। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और काहे के लिए आया था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी शिक्षा लेने के लिए आया था और इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है सी यू की। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, राजतरंगिणी है। क्या है? जो कल्हन का बुक है उसका नाम है राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी बुक है इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर आगे पढ़िएगा कि कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो सिंपल याद रखना है, चाणक्य, जो चाणक्य हैं इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया अर्थशास्त्र, जो जिसका संबंध है राजनीतिक शास्त्र, जिसका संबंध है। अगला है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है ये किस राज्य में है? बहुत इजी भी है। तो बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है। आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार में कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि बिहार के जो है भागलपुर में है। एक बार पढ़ लीजिए कि उदंतपुर, जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव थे। नानदेव थे। अगर बोला जाएगा कि कर्नाट वंश के महान योद्धा कौन थे, तो बोलिएगा नानदेव। इनके द्वारा राजधानी सिमरावगढ़ बनाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि मिथिला का स्वर्ण युग बोला जाता है कर्नाट वंश को। ठीक है। अगला है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कर्नाट वंश है इसका अंतिम शासक है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। संस्थापक कौन था? तो नानदेव थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। ये पूछ सकता है ये सवाल, ये पॉइंट, कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? मतलब दिखने लगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से समाज में दिखने लगता है? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख करता है। एक है निर्वसित और एक है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अस्पृश्य मतलब कि छुआछूत माने जाते थे। ठीक है। यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से कि जो सारा ये पॉइंट लिखा गया है सारे के सारे 12th क्लास का है। किस क्लास का है? 12th क्लास का। तो अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो भाई लोग, आप लोग भाई या जो भी हैं सुन रहे हैं, समझ गए आप लोग, तो आप लोग कम से कम तो 9th से 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपका बीपीएससी क्लियर है। जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट करवाता है, टीचर, बीपीएससी जो भी, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आपका जो है ना कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 1 नंबर से छूटता रहेगा। ठीक है। तो एक बार आप लोग ध्यान से 9 से 12 तक आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में जो है जो बौद्ध सभा हुआ तो कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। और पहला कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, पहला हुआ था राजगृह, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन में। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो कनिष्क हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया है और ये पूछा गया था आपके 2005 में पूछा गया था। ठीक है, 2005 में पूछा गया था। अगला ये कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया। तो आपके राजगीर में किया गया। कहाँ पर किया गया, राजगीर, जिसे बोलते हैं राजगीर। और दूसरा कहाँ पर हुआ था भाई, तो दूसरा आपके हुआ था वैशाली में, तीसरा आपके हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, अच्छा पॉइंट है ये। जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो राजगीर में। उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। ठीक है, आंसर नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदलता है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई, तो कहाँ पर हुआ, राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मतलब इसे मैच करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। जो प्रतीक है, देखिए जो जन्म है, जन्म का क्या प्रतीक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा नहीं, लोकेशन पूछा है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जन्म आपके हुआ है लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इनका निर्धन कहाँ पर हो गया, कुशीनगर में हो गया है। ठीक है, कुशीनगर में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सिंपल होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट आप समझिएगा कि इसे जो है वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है और अच्छा है ना। आपको याद होगा कि हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ, चौथी बौद्ध संगति में। चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। उस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे घुमा के पूछा गया है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी, वैशाली में थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है, तो गुप्त काल में इसकी स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक
गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए हैं। इतना ध्यान से आपको याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? जो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि नीचे दो वक्तव्य दिया गया है, तो इसे देख लीजिए। कथन ए है और कथन आर है, ये दोनों को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कथन ए में बोला गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। लेकिन देखिए, जो पतन हुआ था वो आपके बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है, ना कि राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होने के कारण। तो दोनों तो सही तो है, दोनों आपके सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? जो मगध है इसकी राजधानी गिरिब्रज भी थी और आपकी पाटलिपुत्र भी थी। यहाँ पर बताया नहीं है कि पहले कौन थी, बाद की कौन थी, तो इसे जो है बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसे आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार इसे। देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो कौन हो जाएगा? तो राजगिरी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में आपका नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश किया। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल आपके 9 राजा होते हैं, उनका नाम आप देख लीजिए। और आपको याद रखना है कि जो 9वां राजा है उनका नाम है धनानंद, उनका नाम है धनानंद। जो धनानंद है, इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहते थे, ठीक है। अगला है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह विशाखदत्त है, इसे पढ़ लीजिए। और जो विशाखदत्त का बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें आपके जिक्र किया गया है और बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या है? क्षुद्र है। क्या है? क्षुद्र है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? जो मुद्रा राक्षस बुक है उसके लेखक हैं विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद था, ठीक है।